स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 12th के लिए। और इसमें हम ज्योग्राफ़ी की जो फर्स्ट और सेकंड बुक है, ठीक है, पहला और दूसरा जो दोनों बुक है उसका जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो नहीं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक का मिला करके वीवीआई क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको कवर किए हैं, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। बुक जो है उसके बाद ये वीडियो जो किस किस बोर्ड के लिए बनाई जा रही है, तो बिहार बोर्ड के लिए बनाई जा रही है, झारखंड बोर्ड के लिए बनाई जा रही है एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। अगर आप किसी और बोर्ड से अगर हैं, यानी कि बिहार, झारखंड, सीबीएसई, इसके अलावा किसी और स्टेट बोर्ड से हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें, ठीक है। मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है वो इसकी मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या कहता है उसके बारे में बताने हैं। तो देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है कि वातावरणीय निश्चयवाद, मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद को हम वातावरणीय निश्चयवाद भी कह सकते हैं, निश्चयवाद भी कह सकते हैं, या निश्चयवाद संकल्पना का संशोधित रूप है, यानी कि इसका सब एग्जैक्ट रूप है, ठीक है। उसके बाद निश्चयवाद के अंतर्गत मनुष्य को पृथ्वी का दास माना जाता है। मतलब निश्चयवाद परिघटना के अंतर्गत मनुष्य जो इंसान होता है वो क्या होता है, प्रकृति का दास होता है, यानी कि नौकर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरणीय निश्चयवाद में मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से डरता है, प्रकृति से भयभीत होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि मान लीजिए कि बिजली कड़कती है, ठीक है, तो इंसान मनुष्य जो होता है, मनुष्य इसे क्या समझने लगता है, इसे समझने लगता है कि मतलब ये कोई भगवान का प्रकोप है और भगवान हमसे नाराज़ है, इसलिए भगवान ऐसा कर रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसीलिए इसको मानव को क्या माना जाता है इस पर्यावरणीय निश्चयवाद में कि मानव प्रकृति का एक दास बन के है, यानी कि नौकर बन के है। जबकि वास्तविक नियतिवाद के अनुसार मानव और वातावरण दोनों परस्पर अंतर संबंधी है। मतलब वास्तव में देखें तो क्या है कि वातावरण और मानव के बीच जो संबंध है वो क्या है, परस्पर अंतर संबंधी है, अलग अलग है, ठीक है। यह कहना कठिन है कि कौन सा अधिक प्रभाव है, ठीक है। मतलब ये कहना बहुत ही कठिन है कि कौन सा ज़्यादा प्रभाव शक्तिशाली है। इस अवधारणा को भूगोल में लॉन ए श्रे रेटजेल महोदय ने कहा। मतलब ये जो रेटजेल ने परिभाषा दी है किसकी, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो परिभाषा दी वो रेटजेल ने दी है। उसने ये कहा कि मानव इसमें क्या रहता है, प्रकृति का दास बनकर रहता है, प्रकृति से डरता है। यानी कि अगर अधिक वर्षा होती है तो क्या करता है, प्रकृति डरता है, यानी कि वो समझता है कि प्रकृति हमसे नाराज़ है और हम पे ये क्या कर रहे हैं, अपना कहर बरसा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षरता दर का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये साक्षरता वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि साक्षरता वर्ड उसे कहते हैं जो व्यक्ति मतलब पढ़ा लिखा होता है, साक्षर रहता है, तो उसे हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो उसी आखिर कहता है ये साक्षरता दर क्या है ये जानते। तो भारत में जो इस साक्षरता दर के मतलब साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में एक अलग सी है। वो यह कहता है कि साक्षर दर मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ना लिखना जानता हो और उसमें समझने के साथ साथ अंकगणितीय का परिकलन करने की योग्यता हो। यानी कि साक्षरता हम उस व्यक्ति को, साक्षरता दर या साक्षर व्यक्ति हम उसे कहेंगे जिसकी उम्र 7 वर्ष होगी, ठीक है। मतलब 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को, और उसमें क्या हो, पढ़ने लिखने की गुणता हो, पढ़ने लिखने की आदर गुणता हो, और वह उस जो लिख सके उसको वो समझ ले, ठीक है। और कुछ उसके अंदर अंकीय गणित का भी ज्ञान रहना चाहिए, यानी कि जोड़ घटाव करने का भी उसे कुछ ज्ञान रहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के पास ये सारे गुण अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे हम एक साक्षर व्यक्ति कहेंगे या साक्षरता दर कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यह साक्षरता दर या साक्षर व्यक्ति क्या है आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हमारा जो इस फर्स्ट बुक है मानव भूगोल, उसमें आपने देखा होगा कि प्रथम क्रियाकलाप, उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप, उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, इसी प्रकार से हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप भी है, लेकिन पंचम आप इकोनॉमी है तो आप इकोनॉमी में पंचम पढ़ेंगे, लेकिन एक ज्योग्राफी में चतुर्थ तक आप पढ़े होंगे। तो देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप क्या कहता है, इसमें कहता है कि वर्तमान समय में मानव की आर्थिक क्रिया, ठीक है, दिन प्रतिदिन बहुत ही विशिष्ट यानी कि जटिल होती जा रही है। यानी कि ये कह रहा है कि मानव, ठीक है, मनुष्य आजकल अपने जीवन में क्या कर रहा है, आर्थिक क्रियाओं की, यानी कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसा कार्य, ठीक है, जिससे कि मनुष्य को इनकम हो, यानी कि पैसा अर्न हो, ठीक है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब वो प्रथम क्रिया से, प्राथमिक क्रियाकलाप से भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि कृषि, प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप में क्या, द्वितीय क्रियाकलाप में व्यापार आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा संचार आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो होता है, ये क्या होता है कि मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिससे कि मनुष्य को पैसा मिले, ठीक है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो देखिए आर्थिक क्रिया दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही, जटिल होती जा रही। मतलब लोग ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि अधिक मतलब पैसा हो, मुनाफा हो। ठीक है, तो जटिल होता जा रहा है, जिसमें कि क्रियाओं का नवीन रूप चतुर्थ क्रियाकलाप, मतलब सबसे ज़्यादा जो नवीन रूप है वो कौन सा है, वो चतुर्थ क्रियाकलाप है। और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत जो काम आते हैं वो आते हैं मानव की कानून, वित्तीय शिक्षा, ठीक है, वित्तीय शिक्षा, शोध एवं संचार से जुड़ी इन आर्थिक गतिविधियों को जो सूचना के साधारण और सूचना के प्रसारण के संबंध हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जिससे मतलब इसमें ये का वो क्रियाकलाप है जो कि बड़े लेवल के काम होते हैं। अब बड़े लेवल के काम ऐसे काम होते हैं जैसे कि मानव की कानून, वित्तीय शिक्षा, शोध, संचार, इन सब से जुड़ी जो अंतर संबंधी कार्य होते हैं उसे हम चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ क्रियाकलाप में मानव क्या होता है, दिन प्रतिदिन बहुत जटिल होती जा रही है, यानी कि मानव ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है जिसमें कि उसे अधिक पैसा मिले। ठीक है, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए आप। इसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप बहुत ही आसानी से चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तन क्या है। ठीक है, आपने पत्तन बहुत सुना होगा, पत्तन, बंदरगाह। तो पत्तन क्या होता है वो जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि समुद्री तटों पर, यहाँ पे तटों हैं, ठीक है, ये नटों लिखा गया है, इसे समुद्री तटों पर बंदरगाह और पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार हैं, जिसमें रास्ते यात्री या भारी सामानों से लदे मालवाही जहाज़ों विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं। यानी कि पत्तन वो है जहाँ आप देखना होगा दक्षिण भारत की ओर जब आते हैं तो इधर ज़्यादा समुद्र के तट मिलते हैं। ठीक है, तो समुद्र के किनारे कुछ ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहाँ की मतलब इधर से, यानी इधर अफ्रीका है, ठीक है, उसके नीचे इधर श्रीलंका है। तो यानी मान लीजिए कि इधर अफ्रीका से कोई जहाज़ आ रहा है तो वो यहाँ इस जगह पे आके रुकेगा। तो जिस जगह पे कोई सामान लेके आ रहा है इधर से जहाज, तो वो जहाँ पे रुकेगा उसी को हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये बंदरगाह क्या है या पत्तन क्या है तो आप समझ गए। अब ये क्या करता है, इससे मतलब एक जगह से दूसरे जगह आता है और यहाँ से अपने भारी भरकम जो सामान होते हैं वो लेकर किसी अन्य स्थान पर फिर चले जाते हैं। तो पत्तनों का जो पत्तनों पर सामानों के जहाज़ों पर चढ़ने उतारने की समुचित व्यवस्था, भारी क्रय इत्यादि उपलब्ध होती है। मतलब इसमें जो बहुत भारी भरकम सामान लेकर आते हैं इस जहाज़ों में और ये पत्तनों पर आकर रुकते हैं और फिर ये इस पत्तनों से अपने उस सामानों को इसकी जहाँ स्थिति होती है उस स्थिति पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये पत्तन क्या है आप समझ गए होंगे कि पत्तन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो नगरीकरण आपने बहुत सुना होगा नाम, नगरीकरण यानी कि शहरीकरण। ठीक है, नगरीकरण को हम शहरीकरण भी कहते हैं। तो देखिए जो शहरीकरण किसे कहते हैं, तो इसको मतलब जाहिर सी इसकी सिंपल सी परिभाषा नगरीकरण की वो है कि नगरीकरण क्या है कि
ज़्यादातर जो नगरों से मतलब तात्पर्य ये है कि कस्बों और नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण, मतलब कस्बों और नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण मतलब बीच का जो भाग होता है वो नगर ही होता है। ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? नगरों में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इस केंद्रीकरण के स्तर की माप देश की समस्त जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है, यानी कि पूरे देश के समस्त जनसंख्या में जो होती है वो नगरों की जनसंख्या प्रतिशत के रूप में अधिक होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, भारत की अगर नगरीकरण का स्तर देखें भारत में, तो भारत में नगरीकरण का स्तर 31% है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीकरण का स्तर है वो 31% है। अब 2021 में जो जनगणना होगी उसके बारे में हम पता करेंगे कि 2021 में जनगणना कब हो रही है। ये 2020 में वीडियो बनाई जा रही है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि महानगर किसे कहते हैं। ठीक है, महानगर किसे कहते हैं, तो सिंपल से अगर भाषा में कहें कि महानगर किसे कहते हैं, तो महानगर जो कहते हैं वो महानगर उससे कहते हैं जहाँ की संख्या 10 लाख से अधिक होती है, उस नगर को हम महानगर कहते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गहराई में। तो महानगर का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि बड़ा शहर। महानगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बड़ा शहर। क्या हुआ था कि 1957 में जीव गॉटमैन ने महानगर का मतलब महानगर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि यानी कि महानगर का पहली बार शब्द जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? तो 1957 में जीव गॉटमैन ने किया था। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो दूसरे शब्दों में महानगर उसे कहते हैं जहाँ की संख्या 10 लाख से अधिक होती है, उसे हम महानगर कहते हैं। अब देखिए, भारत में महानगरों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे कि 2002 की बात करें तो 2002 में भारत में महानगरों की संख्या 35 थी। ठीक है, यानी कि 35 थी, और अब जो बढ़कर हो गई वो 53 हो गई है। ठीक है, यानी कि 35 से 53 तक हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसके अब कुछ महानगरों के नाम बताए, तो इसमें महानगरों के आपको नाम बता दें, जैसे कि हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता एक महानगर है। उसके बाद दूसरा है महाराष्ट्र भी हो जाएगा महानगर। उसके बाद मुंबई, दिल्ली। ठीक है, तो ये सब महानगरों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन की जल विद्युत शक्ति का विकास स्तर भारत में अधिक क्यों है? ठीक है, जल विद्युत शक्ति जो है इसका विकास स्तर भारत में अत्यधिक क्यों है, इसके कारण बताने। तो देखिए, भारत में इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, और उपयोग के साथ साथ इसे जल विद्युत शक्ति को उपलब्ध करना भी बहुत आसान है, जिसके वजह से इसका स्तर भी बहुत ऊंचा है और इसे उपयोग भी बहुत लोग करते, तो इसलिए इसका भी मतलब इसका उपयोग भी ज़्यादा इसका स्तर मतलब ये आसानी से मिल जाता है, और उपयोग करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जल विद्युत शक्ति का विकास ज़्यादा है। तो जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जल विद्युत शक्ति का विकास है। तो वो देखिए कि 3 कारणों में मैंने लिखा है। वो 3 कारण ये है कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सदाबहनी है, मतलब हमेशा ये नदियां, उत्तर भारत की नदियां, आप इस तरफ वाली जो नदियां देखेंगे, इस तरफ जो है, इस तरफ उत्तर भारत की नदियां, इस तरफ की नदियां जितनी भी है वो सदा मतलब बहती रहती, कभी सूखा नहीं होती इस नदियां, तो सदाबहनीय नदियां हैं। उसके बाद दूसरा कारण कह रहा है कि जो गहरी संकीर्ण घाटियों से होकर गुजरती है, मतलब बहुत बड़े बड़े घाटियों से होकर गुजरती है, जो कि बहुत गहरा घाटी है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इन पर बांध बनाना एवं विद्युत उत्पादन करना सुगम है, यानी कि इस घाटियों में बांध बनाना बहुत ही सुगम है और मतलब आसान है, और विद्युत उत्पादन करना भी बहुत आसान है। उसके बाद अब देखिए कि ये सब तो है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि उपजाऊ मैदान एवं कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों से होकर बहने के कारण बिजली की मांग अधिक होती है। मतलब मान लीजिए कि ये सारी जो नदी, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो बहुत सारे मतलब उपजाऊ भूमि से होकर गुजरती है। उसके बाद साथ साथ क्या है कि महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्रीज़ के किनारों से होकर भी मतलब ये नदियां गुजरती है, तो जिसके कारण से इसका मतलब उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब उद्योग में जब ज़्यादा उपयोग होगा तो उसके लिए बिजली की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इस जल विद्युत शक्ति का विकास स्तर भारत में अधिक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या VVI क्वेश्चन कह लें, इसमें तो सारे क्वेश्चन जितने भी वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सभी को आप देखें, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन
नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संचार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संचार का मतलब समझ लेते हैं पहले कि संचार क्या है। तो संचार कहते हैं किसी संदेश या शब्द, ठीक है, के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो संदेश पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसे हम सेवा संचार कहते हैं, उसे हम संचार कहते हैं। अब देखिए संचार क्या है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शब्द या संदेशों का संकेत संप्रेषण, शब्द या संदेशों का संप्रेषण संचार कहलाता है। यानी कि शब्द या संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अब देखिए मनुष्य ने संदेशों के आदान व प्रदान के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया, वो क्या, भाषा और बोली का। मतलब हमें जिस जगह पर कोई संदेश पहुंचाना है पहले उस जगह की भाषा और बोली को जानना जरूरी है। तो इस भाषा और बोली का विकास किया और दूर दूर तक संदेशों को भेजने के लिए समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन हुआ। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता गया उसके बाद वैसे वैसे संदेश जो भेजने के तरीके थे वो भी बदलते गए। जैसे कि बात करें, पहले जो था वो डाक द्वारा संदेश भेजा जाता था, उसके बाद फिर उसमें परिवर्तन आया, फिर टेलीग्राम आया, ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम के बाद टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद रेडियो, रेडियो के बाद टेलीविज़न, और टेलीविज़न से लेकर आज जो हमारे पास इंटरनेट है, जो कि आप इंटरनेट के ज़रिए अभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे मतलब संचार में परिवर्तन आया। और संचार किसे कहते हैं, संचार से आप क्या समझते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है, तो व्यापार शब्द से आप परिचित होंगे कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार क्या है। ठीक है, तो जानते हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है। तो देखिए व्यापार संतुलन क्या होता है कि किसी देश के आयात और निर्यात, यानी कि व्यापार हम किसे कहते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि व्यापार किसी दो व्यक्ति के बीच किसी वस्तु का आदान और प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, जब किसी देश के आयात मतलब होता है खरीदना, ठीक है, उसके बाद निर्यात मतलब होता है बेचना। तो आयात निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो किसी दो देशों के बीच आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अब देखिए कि व्यापार संतुलन तो है, इसमें व्यापार संतुलन कब प्रतिकूल यानी कि कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, अनुकूल होता है, उसे हम जानते हैं। तो देखिए यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी कि जब मतलब मान लीजिए कि ये अमेरिका है और ये भारत है, ये अमेरिका है और ये भारत है, यानी कि भारत जो कर रहा है वो आयात बहुत कम कर रहा है, मतलब अमेरिका से सामान जो खरीद रहा है वो बहुत कम खरीद रहा है, लेकिन भारत अपने मतलब भारत अमेरिका को जो सामान बेच रहा है वो ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वो अनुकूल है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप समझ, अब देखिए प्रतिकूल इसका निगेटिव है। प्रतिकूल जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाए, यानी कि निर्यात हम कम करने लगे, मतलब यानी कि किसी दूसरे, जैसे कि अमेरिका ये था, ये भारत था, ठीक है, तो अब क्या करने लगा, भारत अमेरिका को बहुत कम वस्तुएं दे पा रहा है, बहुत कम मात्रा में इसे बेच पा रहा है, लेकिन खरीद बहुत ज़्यादा मात्रा में रहा है। तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल है, यानी कि निगेटिव है। ठीक है, तो ये व्यापार संतुलन क्या थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, झारखंड, CBSE, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि सबका सिलेबस जो है वो NCERT ही सिलेबस है। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको जो क्वेश्चन है वो मायने रखता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, यहाँ पे एक बार लिख देता है आपको। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए
ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन ना आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन साइंस के ज़्यादातर मिलते हैं, साइंस में इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली, ठीक है, जब सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो पृथ्वी से परावर्तित किरणों के अवस्क, ठीक है, किरणों को शोधित करता है। मतलब पृथ्वी क्या करता है कि परावर्तित किरणों को शोधित करता है, ठीक है, और शोधित के कारण करता है, और ऊष्मा के रूप में इन्हें चारों ओर विकिरणित करता है। मतलब इसे ऊष्मा के रूप में क्या करता है, पूरे पृथ्वी पर फैला देता है, ठीक है। और वस्तुतः बाद में क्या होता है कि अवरस्क किरणों की ऊष्मा का कारण है। मतलब अवस्क किरणों की ऊष्मा का कारण जो है वो यही है। मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सूर्य से निकलता है और पृथ्वी से जो परावर्तित किरण होती है उनका जो शोषित होता है, और शोषित से जो ऊष्मा निकलती है और ये पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब इसी को हम अवरिष्क किरणों की ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो किरण होता है इसी को किरण। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, मुझे तो लगता है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के 4 वृहत औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखे। मतलब भारत के 4 वृहत उद्योग यानी कि ऐसे वृहत फैक्ट्रीज के नाम लिखने। वो कौन कौन सी फैक्ट्री, वो देखिए, पहला है कि मुंबई पुणे उद्योग। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। तो देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि मुंबई पुणे में ये स्थित है औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो ये कमेंट में हमें बताएं कि हुगली जो है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हम दे देते हैं, बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इन 4 ऑप्शनों में आप सही आंसर हमें बताएं कि कौन सा है, हुगली किस राज्य में स्थित है। उसके बाद बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, ठीक है। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु प्रदेश। तो ये 4 गृहत उद्योग क्षेत्रों के नाम थे, जो कि क्वेश्चन 11 भी आपको समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवासों में अंतर क्या है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास का अर्थ तो आप समझते होंगे। प्रवास हम कहते हैं जब कोई स्थान, मतलब जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये बिहार है, ये झारखंड है। बिहार से कोई व्यक्ति झारखंड की ओर गया, तो ये क्या हुआ कि यहाँ से मतलब इन्होंने प्रवास किया, ठीक है। तो मतलब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, प्रवास करता है। तो देखिए प्रवास। अब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, इसे जब कोई व्यक्ति राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास करता है तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि राज्य के एक शहर से, ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे अंतर्राज्यीय, मतलब राज्य के अंदर ही वो क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये बिहार है पूरा, और बिहार के किसी एक जगह से, यानी कि यहाँ से भागलपुर से वो बांका जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रवास कर रहा है, लेकिन अंतर्राज्यीय कर रहा है, यानी कि राज्य के अंदर ही वो प्रवास कर रहा है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय प्रवास क्या करता है, जब कोई व्यक्ति एक राज्य के एक शहर से दूसरे शहर जाकर निवास करता है तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, इसके लिए क्या करता है कि किसी प्रवास की सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इस तरह के प्रवास के लिए किसी सरकारी अधिकारियों का आदेश लेना आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। वो अपने मन से ही एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करें तो इसके लिए क्या होता है कि प्रवास में कई व्यक्ति एक देश के किसी शहर से दूसरे शहर एक बार रुक जाइए यहाँ पे। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई व्यक्ति एक देश के किसी शहर से दूसरे देश के किसी शहर में आवास या निवास करता है तो उसके लिए उसे सरकारी नियमों का संवैधानिक पालन करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है कि
एक देश के किसी एक शहर से दूसरे देश के किसी एक शहर में जा रहा है, ठीक है, मतलब एक देश के किसी एक शहर से वो दूसरे देश के किसी एक शहर में जा रहा है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सरकार के नियमों का और संवैधानिकों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कर सकता है, ये अर्थात वो नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखें और एक बार इसे पढ़ लें। उसके बाद यहाँ से जो हमारा वीडियो है वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।